कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण सा दूध का पैकेट रे के हाथों में आते ही जेल से भागने का सबसे खतरनाक टूल बन जाएगा। जैसे ही रे ने उस पैकेट को फाड़ा, उसके अंदर से एक पतली और चमकदार प्लास्टिक शीट निकली। सही मौका देखते ही उसने उस शीट को जेल के दरवाजे पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर बहुत सावधानी से चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान उसी शीट पर साफ साफ छप गए। रे ने उन निशानों को ध्यान से देखकर एलिमिनेशन तरीके से सही पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। दरवाजे के बाहर तक हाथ कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर उन्हें एक बड़े कागज में लपेटकर उसने एक अलग तरह का चिपचिपा टूल बना लिया। पर ये सब करने के लिए उसे कैमरों से बचना जरूरी था। रे पहले ही गार्ड्स की दिनचर्या को अच्छे से समझ चुका था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता तो वो बाहर जाकर सिगरेट पीने और समय बिताने लगता था। इस दौरान करीब 7 मिनट तक मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, गार्ड्स की रूटीन की पूरी जानकारी, दूसरी, जेल के ढांचे की सही समझ और तीसरी, बाहर कोई भरोसेमंद साथी। रे ने पहले 2 काम पहले ही कर लिए थे। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ ली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार के बिल्कुल पास था। साथ ही उसे ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता चल चुकी थी। सब कुछ प्लान करने के बाद उसने अपने मिशन की शुरुआत की। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर दिया ताकि उसे सजा मिले। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसे ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुपके से कागज की एक गोली खिड़की के ताले में फंसा दी, जिससे वो आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी ही क्रैक कर लिया। बाहर निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम में थोड़ा बदलाव कर दिया और 1 मिनट पुराना फुटेज चलने लगा ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन खोजी और सही मौके पर उसमें घुसकर बाहर की तरफ रेंगने लगा। उधर उसकी साथी पहले से तैयार थी। उसने एक छोटी कार में धमाका कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा और अफरातफरी मच गई। गार्ड्स ने जब सीसीटीवी चेक किया तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। इसी बीच रे फायर स्टेशन पहुंच चुका था। वहां से उसने एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म चुराई और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक के साथ बाहर निकल गया और फिर अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर आराम से फरार हो गया। ये उसकी 14वीं बार थी जब वो जेल से भागा था। लेकिन असल में वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था, जिसका काम जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को टेस्ट करना था। वो जानबूझकर कैदी बनकर जेल में जाता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर साबित करता कि सिस्टम कितना मजबूत है। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे, ये आदमी किसी भी जेल से निकल सकता है। एक दिन कुछ एजेंसी के लोग उसके पास आए और उसे एक बेहद खतरनाक और गुप्त जेल में जाने का ऑफर दिया। उस जेल का नाम और लोकेशन पूरी तरह सीक्रेट थी। मिशन जोखिम भरा था, लेकिन पैसों का लालच इतना बड़ा था कि रे ने हामी भर दी। उसे एक नई पहचान दी गई और साथ ही एक सीक्रेट एग्जिट कोड, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया गया। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया, उसे बिजली के झटके दिए और उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक अजीब जेल में पाया। वहाँ हर कमरा कांच का बना था और हर जगह कैमरे लगे थे। सभी कैदियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। ये जेल हवा में बनी हुई थी, जिससे जमीन खोदकर भागना नामुमकिन था। रे को तुरंत समझ आ गया कि वो बहुत खतरनाक जगह फंस चुका है। उसने सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जेलर ने उसकी बात सुने बिना उसे वापस बंद कर दिया। बाद में पता चला कि जेलर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस थे और चेहरे पर मास्क पहनते थे। उनकी संख्या कैदियों से ज्यादा थी और वे जब चाहे किसी को भी सजा दे सकते थे। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक खास कमरा भी था, जहाँ तेज रोशनी और बहुत ज्यादा तापमान होता था। रे ने उस कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया और फर्श पर लगी एक स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर उसकी नजर गई। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। बाहर आने के बाद उसने एक साथी की तलाश शुरू की। तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आया। उसकी आंखों में अलग ही आत्मविश्वास था। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए? रे ने साफ कहा, मुझे एक ऐसी चमकदार मेटल शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। टाइसन मान गया और उसने जेलर को उकसाकर खुद को टॉर्चर रूम तक पहुंचा दिया। वहां उसने चालाकी से ड्रेन कवर निकाल लिया और बाद में उसे रे को दे दिया। रे ने उसकी समझदारी देखकर अपनी असली पहचान बता दी और जेल के स्ट्रक्चर के बारे में अपना एनालिसिस भी शेयर किया। उसे शक था कि जेल जमीन के नीचे बनी है, क्योंकि उसने टॉर्चर रूम में पानी की आवाजें सुनी थी, जिससे उसे लगा कि वहाँ पाइपलाइन हो सकती है। इसके बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडों से झगड़ा किया ताकि दोनों को फिर से टॉर्चर रूम में भेजा जाए। प्लान के मुताबिक जैसे ही उन्हें वहाँ डाला गया, रे ने ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर रोशनी फोकस की। तेज गर्मी के कारण कीलें धीरे धीरे ढीली होकर निकलने लगी। कुछ ही पलों में उसने कई कीलें हटा दी। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया ताकि वो गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना रोल निभाना शुरू कर दिया, जिससे जेलर का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रे ने जल्दी से गीली रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की गतिविधि दिखाई न दे। फिर वो फर्श के नीचे उतर गया और पाइपलाइन के रास्ते आगे बढ़ने लगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। रास्ते में गलती से एक तार टूट गया, जिससे पानी रिसने लगा। जैसे तैसे वो ऊपर पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। यह जेल जमीन के नीचे नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर बनी हुई थी, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान पानी का रिसाव बढ़ता गया और धीरे धीरे
धीरे जेल के अंदर भरने लगा। हालात बिगड़ते देख टॉर्चर रूम में बंद कैदियों को बाहर निकालना पड़ा। रे किसी तरह गार्ड से बचते हुए सही समय पर वापस अपनी जगह आ गया और बच गया, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। जेलर को फर्श पर पड़ी कीलें मिल गई थीं, जिससे उसे शक हो गया कि किसी ने भागने की कोशिश की है और उसकी नजर सीधे रे पर गई। उसने तुरंत एक कॉल किया और सच्चाई सामने आ गई कि इस साजिश के पीछे रे का अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने लालच में आकर उसे फंसा दिया था। अगले दिन से रे की जिंदगी और मुश्किल हो गई। गार्ड्स उसे सोने नहीं देते, बार बार जगाते और बेरहमी से मारते। कई दिनों तक यही चलता रहा। वो लगातार दर्द, थकान और बेहोशी की हालत में रहता। आखिर उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे मेडिकल रूम ले जाने लगे। इतनी तकलीफों के बावजूद रे ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद जब टॉर्चर कम हुआ तो उसने फिर से प्लान बनाना शुरू किया। खाने के बहाने वो टेबल के नीचे छिपकर एक छोटा सा दिशा बताने वाला उपकरण तैयार करने लगा। इसी बीच उसने मार्को से बात की और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अब तीनों ने मिलकर एक नया और मजबूत प्लान तैयार किया। प्लान के अनुसार मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि उसके पास एक जरूरी जानकारी है जिसे डेक तक पहुंचाना है। ये सुनकर उसे ऊपर जाने की इजाजत मिल गई। डेक पर पहुंचकर मार्को ने उस डिवाइस से दिशा मापनी शुरू की, लेकिन रे को और पुख्ता सबूत चाहिए था। उसने गौर किया कि रश करने पर पानी उल्टी दिशा में घूम रहा है। इस संकेत से उसने अंदाजा लगाया कि वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। फिर एक नए कैदी से उसे पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद उसने अपने शरीर के तापमान और आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया कि वे शायद मोरक्को के समुद्री इलाके के पास हैं। काफी सोच विचार और विश्लेषण के बाद आखिरकार उन्हें अपनी लोकेशन का अंदाजा हो गया, लेकिन समस्या अभी भी वही थी, यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी टाइसन ने कहा कि अगर किसी तरह बाहर उसके लोगों तक मैसेज पहुँच जाए तो बच निकलना आसान हो सकता है। ये सुनकर रे को ख्याल आया कि जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि उसे मेडिकल रूम भेजा जाए। कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा और डॉक्टर से मिलता रहा। आखिरकार डॉक्टर उसकी हालत देखकर पिघल गया और मदद करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ एक और राज सामने आया। डॉक्टर खुद भी इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने रे का मैसेज गुप्त तरीके से टाइसन के साथियों तक पहुँचा दिया। अब सब कुछ तैयार था। एक रात जेलर ने देखा कि रे दीवार पर हल्की हल्की टक कर रहा है। असल में वो मोर्स कोड के जरिए एक मैसेज भेज रहा था। जब जेलर ने उसे समझा तो उसमें लिखा था कि अगले दिन सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ये पढ़ते ही जेलर घबरा गया और उसने तुरंत सी ब्लॉक की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। ये तो रे की चाल थी। असली दंगा उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ सुरक्षा कम थी। अगली सुबह दो कैदी गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहाँ से निकल गए। भागते हुए रे जानबूझकर कैमरे के सामने आ गया और जेलर को उकसाने लगा। गुस्से में जेलर ने सारे गेट बंद करने का आदेश दे दिया। तीनों पाइपलाइन के रास्ते ऊपर की ओर बढ़े और डेक के पास पहुँच गए, लेकिन वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने उनका रास्ता रोक लिया। उसे खोलने के लिए पूरी जेल की बिजली बंद करनी जरूरी थी, जो बेहद जोखिम भरा काम था। इसी दौरान जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन पकड़ ली और गार्ड्स को उनके पीछे लगा दिया। भागते समय मार्को को गोली लग गई। उसने समझ लिया कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने को कहा और खुद गार्ड्स को रोकने के लिए पीछे रह गया। रे किसी तरह पावर रूम तक पहुंचा और पूरे जहाज की बिजली बंद कर दी। जैसे ही पावर गया, ऊपर का गेट खुल गया और टाइसन डेक तक पहुंच गया। वहाँ एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन टाइसन अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सका था। उसने हथियार उठाया और गार्ड्स का सामना करने लगा। दूसरी तरफ रे एक पानी के टैंक में छिप गया ताकि गार्ड्स उसे ना ढूंढ सकें। जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि सिस्टम दोबारा चालू करो। जैसे ही पावर वापस आया, टैंक फ्लश होने लगा और रे सीधे समुद्र में गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उधर टाइसन ने उसकी तरफ एक बंदूक फेंकी। रे ने उसे पकड़कर फायर किया, जिससे पास रखे तेल के ड्रम फट गए और धमाके में जेलर मारा गया। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों किसी तरह अफ्रीका के तट तक पहुंच गए। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें से एक लड़की उतरी। वो जेसिका थी, जिसने रे को ये मिशन दिया था। तभी पूरी सच्चाई सामने आई। यह पूरा प्लान जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए बनाया था। उसने ही रे को जेल में भेजा और उसकी मदद से अपने पिता को छुड़वाया। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। रे के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। संघर्ष, हिम्मत और हार न मानने के जज्बे ने आखिरकार उन्हें उनके अपनों से मिला दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और शानदार मूवी एक्सप्लेन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।